Hello everyone. Can you hear my voice? Can you all be able to hear my voice? Okay. So let's start with today's topic. I will try to finish it on time. It's an approach to the Caesars. It's a part of problem-based lecture. So first of all, let's see what is Caesar. Anyone can type in the group what is Caesar, or how will you define the word Caesars? I need a response from the class. Do you know what is Caesar, or what is the difference between the Caesar and the epilepsy? Okay, abnormal neurological activity. Okay, abnormal neuronal discharge. Okay, good. Abnormal neuronal discharge. Let's see what is Caesar. So, Caesar just is a set of the clinical symptoms which is associated with an abnormal electrical activity in the neurons in the brain. तो सीजर जो है वो कोई खुद बीमारी नहीं है. हम जो भी टॉपिक पीबीएल में डिस्कस करते हैं वो सारे सिम्टम्स हैं. तो सीजर क्या है? एक सिम्टम है. वो सिम्टम कब डेवलप होता है? जब हमारे ब्रेन के अंदर जो उसका फंक्शनल यूनिट है, न्यूरॉन है, उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एबनॉर्मल तरीके से चलना शुरू करती है, तो उसे हम कहते हैं सीजर. अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सीजर एंड द एपिलेप्सी? Seizure is basically a symptom of epilepsy. When there are multiple seizures, frequent seizures, we call it epilepsy. Or in a person, the person having the ability to have a seizure is known as epilepsy. But today we just focus on the word seizure and its approach. There are three basic questions when we talk about the word seizure. Number one, is it a seizure? पहला सवाल हमारे ध्यान में क्या आता है? क्या ये सीजर है या नहीं? अगर है तो इसका कौन सा एग्जाम है? नंबर टू, दूसरा सवाल ये था व्हाट कॉज्ड इट? ये सीजर किस वजह से हुआ है या इसके सबब क्या है? तीसरा सवाल आपके ध्यान में आता है व्हाट शुड बी डन? अब हमें इस सीजर के लिए क्या करना चाहिए? तो ये तीन बेसिक क्वेश्चन हमारे दिमाग में उस वक्त आते हैं जब हम सीजर्स का मरीज देखते हैं. तो आज हम जो डिस्कशन करेंगे इसमें इन तीन सवालों के जवाब ढूंढेंगे. सबसे पहला कि टाइप्स ऑफ द सीजर्स. सीजर्स यूजुअली दो टाइप्स के हैं, ऑर्गेनिक सीजर्स और साइकोजेनिक सीजर्स. ये इनकी ब्रॉड क्लासिफिकेशन है. अब आते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक सीजर. ऑर्गेनिक सीजर्स होते हैं या तो ये जनरलाइज सीजर्स हों या फोकल सीजर्स. ये दो पिक्चर आपको बयान कर रही हैं कि जनरलाइज सीजर से क्या मुराद है. जनरलाइज सीजर जो होंगे उसमें जो एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ब्रेन में, वो तकरीबन ब्रेन के हर एरिया को इन्वॉल्व कर रही है. और फोकल सीजर्स में क्या होता है कि कहीं एक जगह पे उस एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का फोकस हो. इनकी थोड़ी सी डिटेल देखते हैं. अगर मैं कहता हूँ सीजर जो ऑर्गेनिक सीजर्स हैं उसमें एक हो गए पार्शियल या फोकल सीजर, दूसरे हो गए जनरलाइज सीजर. अब जो पार्शियल सीजर हैं इसको हमने फिर डिवाइड किया हुआ है दो में, सिंपल पार्शियल सीजर या कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर. इसकी इतनी डिटेल पढ़ने से बेहतर है हम आपको क्लेरिफाई कर दें कि सिंपल पार्शियल सीजर्स वो होते हैं. अब पार्शियल सीजर्स क्या है? द इन्वॉल्व द पर्टिकुलर एरिया ऑफ द बॉडी. पार्शियल सीजर, फोकल सीजर, they involve the particular area of the body or the half side of the body.
Particular definition जो होगी seizure that occurs in the one part of the brain and results in the person remaining aware during the seizure. It can involve sensory, motor, psychic or the autonomic symptom. ये जो सीजर होगा किसी एक हिस्से को इन्वॉल्व करेगा, लेकिन इस दौरान कॉन्शियसनेस इंटैक्ट होगी. कॉम्प्लेक्स पार्शियल की बात करें, इट अकर्स इन वन पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड ड्यूरिंग विच द पर्सन एक्सपीरियंसेस अल्टर्ड अवेयरनेस. द पर्सन मे अपीयर डेज्ड एंड कंफ्यूज्ड. तो इसमें क्या हुआ, बात तो वही है, ब्रेन का एक ही एरिया इन्वॉल्व हुआ है, कोई मखसूस एरिया है जिसमें एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हुई है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ रहा है कि जो उसकी कॉन्शियसनेस है, जो उसकी अवेयरनेस है, वो इफेक्ट हुई है. सिंपल पार्शियल में क्या था कि कॉन्शियसनेस इंटैक्ट थी. कॉम्प्लेक्स पार्शियल में क्या हुआ, कॉन्शियसनेस लॉस्ट है. अब बात करते हैं जनरलाइज्ड सीजर्स पे. जनरलाइज्ड सीजर्स फर्दर डिवाइडेड है एब्सेंस सीजर, टॉनिक क्लॉनिक, मायोक्लॉनिक और एटॉनिक सीजर्स. एब्सेंस सीजर्स की बात करें, एब्सेंस सीजर ज्यादातर बच्चों में होते हैं और खास तौर पर आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किए होंगे कि स्कूल के दौरान जब बच्चा बोर्ड की तरफ देख रहा होता है तो एक नजर उसको देखता ही रहता है, चाहे टीचर उसको बुलाए या उसके कलीग्स उससे बात करने की कोशिश करें तो बात नहीं करता. वो कहते हैं कि ये सो रहा है, बेसिकली वो सो नहीं रहा होता. ये एक टाइप है एब्सेंस सीजर्स का. इसमें इनफ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग हो जाती है या ब्लैंक स्टीयरिंग लुक होता है कि वो जिस तरफ देख रहा है उस तरफ ही देखता रहेगा अनटिल अनलेस उसका वो एब्सेंस सीजर्स का पीरियड खत्म हो जाता है, तो फिर वो कॉन्शियसनेस वापस आ जाती है. यूजुअली ये बच्चों में होते हैं, इसीलिए ये लोग जो है वो अनअवेयर रहते हैं और ये नोटिस ज्यादा नहीं होते, क्योंकि बच्चे इस चीज के बारे में बता नहीं पाते. कभी होमवर्क करते हुए वो जो है वो अपनी कॉपी में ही देखते रहते हैं और कुछ देर के बाद वो खुद ही सही हो जाते हैं. तो उसके पेरेंट्स भी इस चीज को इग्नोर कर देते हैं कि इसको कोई एपिलेप्सी है या इनको कोई सीजर्स हुआ है या फिट्स पड़े हैं. तो एब्सेंस सीजर क्या कहते हैं कि इट रिजल्ट्स इन अ ब्लैंक स्टेयर यूजुअली लास्टिंग ऑफ लेस देन 10 सेकेंड. तो ब्लैंक स्टेयर है, वो गौर से किसी चीज को देख रहा है और 10 सेकेंड का उनका वो एपिसोड होता है, तो इसीलिए ज्यादातर ये मिस हो जाते हैं. The seizure starts and ends abruptly, and awareness is impaired during the seizure. Awareness तो impaired हुई है, स्टार्ट भी अचानक हुआ है, खत्म भी अचानक से हो जाएगा. 10 सेकंड का वक्फा है, पूरा एपिसोड है और 10 सेकंड में ये इग्नोर हो जाता है पेरेंट्स से या स्कूल टीचर से कि ये सीजर हैं या फिट्स पड़े भी हैं हमको. उसके बाद टॉनिक क्लॉनिक, ये बड़ा कॉमन टाइप है सीजर्स का. इसको अगर सिंपली कहें तो ये अल्टरनेटिंग जर्किंग मूवमेंट्स हैं, स्टिफनिंग एंड जर्किंग मूवमेंट. अल्टरनेट स्टिफनिंग एंड जर्किंग मूवमेंट. तो आपने देखेंगे भाई एकदम बॉडी स्टिफ होगी फिर जर्क करना शुरू करेगी, फिर स्टिफ होगी फिर जर्क करना शुरू करेगी. तो इसको कहते हैं इट हैज टू फेजेस. द टॉनिक फेज टिपिकली इन्वॉल्व crying out of the groan, loss of awareness and a fall as consciousness is lost, and muscle stiffness. Then there is the clonic phase, which typically involves the convulsions, and there is the jerking and the twitching in all the 4 limbs. तो टॉनिक और क्लॉनिक के 2 फेज हो गए. टॉनिक में क्या हुआ, मसल स्टिफनेस. क्लॉनिक में क्या हुआ, मस्कुलर जर्किंग मूवमेंट्स. बाद में मायोक्लॉनिक पे it results in a sudden jerking of a part of the body, such as the arm or the leg, and even the person may fall over. ये अक्सर आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि कोई बॉडी का पार्ट खुद ब खुद झटके मार देता है. अक्सर लोगों के साथ ये होता है, लेकिन अगर ये रिपीटेड हो रहा है तो ये सीजर्स हैं, एपिलेप्सी है, इसको कंसर्न की जरूरत है. अगर ये रिपीटेड नहीं हो रहा
तो ये अमूमन लोगों में होते रहते हैं, मायोक्लोनिक जर्क्स हमसे कहते हैं। रिपीटेड हो रहे हैं तो उसको अटेंशन में लाने की जरूरत है। इसमें एक पार्ट ऑफ द बॉडी, चाहे वो अपर लिम्ब हो, लोअर लिम्ब हो, सडन जर्किंग करता है। एटोनिक सीजर्स, it involves a sudden loss of the muscle tone that can result in the person falling down, dropping objects or nodding the head involuntarily. इसमें एटॉनिक सीजर कब होगा? जब वो मरीज आपके सामने खड़ा है, अचानक से वो गिर जाएगा और कॉन्शियसनेस लॉस्ट हो जाएगी। हम लोग अक्सर समझ लेते हैं ये कोई सिनकोप तो नहीं है ये, लेकिन ये सिनकोप नहीं है, एटॉनिक सीजर भी। इसमें बॉडी के मसल्स का टोन लॉस हो गया और वो अचानक से नीचे गिर गए, कॉन्शियसनेस इनकी लॉस हो जाती है। गिरने के बाद उनकी बॉडी पूरी कुछ देर के लिए स्टिफ रहती है। एटॉनिक सीजर्स को हम ड्रॉप सीजर्स भी कहते हैं। इनकी क्लासिफिकेशन क्लियर है आप सबको? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन? क्या हम आगे जा सकते हैं इससे? ओके। यस, ये क्लासिफिकेशन हमने अभी ऑर्गेनिक सीजर्स की पढ़ी आपसे। ऑर्गेनिक सीजर्स के ये टाइप्स हैं सारे, मैं पैक कर लेता हूँ इसको। ये सबसे पहले हमने यहाँ क्या कहा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीजर, ऑर्गेनिक सीजर्स हैं और साइकोजेनिक सीजर्स हैं। फिर हमने पढ़ी टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिक सीजर, जनरलाइज्ड और फोकल। फोकल का ही दूसरा नाम है पार्शियल सीजर, और उसको हमने फर्दर क्लासिफाई किया है। पार्शियल या फोकल सीजर में सिंपल पार्शियल और कॉम्प्लेक्स पार्शियल, और जनरलाइज सीजर में टॉनिक क्लॉनिक, एटॉनिक, मायोक्लॉनिक और एब्सेंट सीजर। मैं कोशिश करता हूँ एक वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ इसकी, अगर हमारे पास अवेलेबल है अभी इस पे। There's a video of tonic clonic seizure. Yeah, it was alright. I ain't done the work. So. Yeah, we have. Yeah, long story short. We have. John's done the work. Yeah. Yeah. Done it. He did it. सडन ड्रॉप सीजर, हमने देखा वो बात कर रहे थे लेकिन बात करते उसकी बॉडी का मसल टोन लॉस हुआ है और वो जो है नीचे गिर गई है, कॉन्शियसनेस लॉस थी जिसको वो अभी उनको अवेयर करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये यूजुअली जो है एटॉनिक सीजर्स का टाइप है या ड्रॉप सीजर्स का टाइप है। बैक करते हैं कि एक और क्लासिफिकेशन हमारे पास आई है, ये है इंटरनेशनल लीग विद एंटी एपिलेप्टिक सोसाइटी की 2017 की क्लासिफिकेशन ऑफ द सीजर विद बेसिक वर्जन आपको बता रहे हैं, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था अभी। फोकल ऑनसेट है, पार्शियल सीजर्स है, अगर पेशेंट अवेयर है तो सिंपल पार्शियल है, इम्पेयर्ड अवेयरनेस है तो वो कॉम्प्लेक्स पार्शियल है। इसकी ऑनसेट मोटर भी हो सकती है या नॉन मोटर ऑनसेट भी हो सकती है। फोकल सीजर कैन प्रोग्रेस टू बायलैटरल टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स। दूसरा जनरलाइज्ड ऑनसेट में वो कह रहे हैं मोटर है और नॉन मोटर। मोटर में टॉनिक क्लॉनिक है, अदर मोटर मायोक्लॉनिक सीजर्स हैं, एटॉनिक है, और जो नॉन मोटर उसमें एब्सेंट सीजर है। जहाँ अननोन ऑनसेट है वहां भी मोटर में टॉनिक क्लॉनिक और अदर मोटर सिस्टम है लाइक मायोक्लॉनिक और एटॉनिक और नॉन मोटर, और कुछ ऐसे सीजर जो अभी तक अनक्लासिफाइड है। एक टिपिकल ILE 2017 क्लासिफिकेशन है सीजर्स की। आपसे हम सिर्फ एक्सपेक्ट करते जो मैंने बताया आपको पहले, जो सिंपल क्लासिफिकेशन
आप कम से कम इतना याद रखें और इनकी बेसिक डिस्क्रिप्शन याद रखें। जो सीजर्स किससे मिमिक करते हैं, क्यों हमें लगता है सीजर्स लाइक एपिसोड्स हों? जैसे हम कहते हैं सिंकोप है, ओके। एक और क्वेश्चन है यहाँ से सिमरन सर, जो कभी सडन जर्क्स होते हैं क्या हम उनको मायोक्लोनिक कहेंगे? जी, वो मायोक्लोनिक जर्क्स हैं जो सडनली आपके अपर लिम्ब में होते हैं या लोअर लिम्ब में होते हैं, वो जर्किंग है। अगर वो रिपीटेड रहती है, एक दिन में काफी दफा हो रही है, तो इसको मायोक्लोनिक सीजर्स कह सकते हैं। ओकेजनली कभी कभी जर्क होना वो एक नॉर्मल फिनोमेना है मसल्स का, उसको मायोक्लोनिक जर्किंग कहते हैं। तो सीजर्स लाइक एपिसोड या डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ सीजर्स या वो सिम्टम जो सीजर से मिमिक करते हैं वो कौन से हैं? इनमें सिंकोप आ जाता है जो हमने भी डिस्कस किया था। सिंकोप एटोनिक सीजर से मिमिक करता है। इसमें भी सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होती है ड्यू टू डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन। दूसरा है पेरासोमनियाज। पेरासोमनियाज में जो रात को चलते हैं, जिनको रात को ख्वाब आते हैं, अचानक वो ख्वाब में रिएक्ट कर रहे होते हैं। हाइपर वेंटिलेशन किसी को हो रही है। अच्छा, स्टीरियोटाइप्स या टिक्स। टिक्स आपने अगर देखे हो, जैसे कुछ बच्चे होते हैं छोटे, तो अपनी आंखों को बार बार ब्लिंक कर रहे होते हैं, बार बार ब्लिंक कर रहे होते हैं, अननेसेसरी ब्लिंकिंग होती है 1 to 2 टाइम, तो वो टिक्स में आते हैं। स्टेयरिंग स्पेल्स, अक्सर क्या होते हैं कि वो देख रहे होते हैं, बड़े गौर से देख रहे होते हैं, कुछ सेकंड के बाद वो छोड़ देंगे, फिर कुछ सेकंड के लिए वो देखना शुरू कर देंगे, तो ये मिमिक करेगा एब्सेंट सीजर्स के साथ। ये सारी वो सिम्टम्स हैं जो कहीं ना कहीं हमें सीजर्स के साथ मिमिक कर रही होती हैं और सीजर्स लाइक एपिसोड्स का हमें एहसास करवा रही होती हैं। लेकिन हमें इनको डिफरेंशिएट रखना है कि सिंकोप, पेरासोमनियाज, हाइपरवेंटिलेशन, टिक्स और स्टेयरिंग स्पेल ये डिफरेंट है सीजर्स से। इटियोलॉजी ऑफ सीजर क्या है? वैसे तो सीजर्स की इटियोलॉजी की लिस्ट बहुत लंबी है। अगर हम उसको सिंपल करके पढ़ना चाहें तो इस तरीके से मैंने डिवाइड किया। कुछ स्ट्रक्चरल काजेस हैं, जेनेटिक हैं, इन्फेक्शियस हैं, मेटाबॉलिक, इम्यून और अननोन। अगर इसको स्ट्रक्चरल देखें तो स्ट्रक्चरल में ज्यादातर सेरिब्रो वेस्कुलर एक्सीडेंट वाले या स्ट्रोक वाले मरीज हैं, उनमें हो सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस वालों में होते हैं। ब्रेन ट्यूमर्स में सीजर्स हो सकते हैं या अदर सीएनएस इन्फेक्शन, जैसे ट्यूबरक्यूलोमास अगर बन गए हैं किसी जगह पे, कोई स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन्स हैं इंक्लूडिंग ट्यूबरक्यूलोमास, सेरिब्रल एब्सेस, तो उनमें सीजर्स हो सकते हैं। जेनेटिक्स में जुवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी है। इन्फेक्शन की बात करें तो ट्यूबरक्लोसिस में पहले बता चुका हूँ, HIV, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, मलेरिया स्पेशली सेरिब्रल मलेरिया, न्यूरोसिस्टिसिरकोसिस और पोस्ट इन्फेक्शियस एपिलेप्सी। मेटाबॉलिक काजेस बहुत सारे हैं, स्पेशली यहाँ तो हमने पोरफायरिया लिखे हैं, अमाइनो एसिडोपैथीज हैं, पायरिडॉक्सिन डिपेंडेंट सीजर्स हैं, बल्कि आपकी हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, ये भी सीजर्स करवाते हैं। इम्यून में ऑटो इम्यून एनकेफेलाइटिस सीजर्स को प्रोवोक करती हैं। अननोन में आ जाता है फ्रंटल लोब एपिलेप्सी, वो यूजुअली इडियोपैथिक काज है सीजर्स का। इसके अलावा काफी ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स हैं, उनकी वजह से भी सीजर्स होते हैं। आप अल्कोहल हैं स्पेशली याद रखें, अल्कोहल विथड्रॉल सिंड्रोम में भी सीजर्स होते हैं। अगर और ड्रग्स की बात करें तो लिस्ट एक बहुत लंबी हो जाएगी। आप सिंपल काजेज याद रखें, अगर 5 काजेज भी आपने याद हैं कि भाई स्ट्रोक में हो रहा है, ब्रेन ट्यूमर में हो रहा है, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन उनमें हो रहा है, इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरक्लोसिस और सेरिब्रल मलेरिया है, मेटाबॉलिक में हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, पोरफायरिया है,
ऑटो इम्यून एनकेफेलाइटिस है, अगर इम्यून रिलेटेड है तो ये सफिशिएंट है आपके लिए इटियोलॉजी ऑफ सीजर्स। अप्रोच करने के लिए जब भी आप फिट्स का मरीज या सीजर्स का मरीज देखते हो, हिस्ट्री क्या पूछते हैं, डेट ऑफ द फर्स्ट सीजर क्या है, प्रेजेंस ऑफ द ऑरा, यानी कि जब ये झटका इनको पड़ने वाला था तो इससे पहले कोई सिम्टम तो नहीं हुआ था। जैसे किसी को अजीब किस्म की खुशबू आती है, किसी के पेट में दर्द होता है, किसी के कानों में रिंगिंग होना शुरू हो जाती है, किसी को सर में दर्द होता है, तो हम कहते हैं ऑरा। तो ऐसा कोई ऑरा हुआ है या नहीं। इक्टल मैनिफेस्टेशन यानी कि ड्यूरिंग द सीजर्स आपको क्या हुआ, टंग बाइटिंग हुई है, यूरिनरी या फीकल इनकॉन्टिनेंस हुई है उनको। पोस्ट इक्टल सिम्टम, जैसे कि जैसे वो सीजर्स का एपिसोड खत्म हुआ तो उसके बाद कॉन्शियसनेस जब वापस आई तो क्या उनको वो चीजें याद थी, क्या उनको जो है कॉन्शियसनेस वापस आने के बाद डायूरेसिस ज्यादा तो नहीं हुई। डायरोनल वेरिएशन कि सीजर दिन में ज्यादा हो रहे हैं या रात में हो रहे हैं। ट्रिगरिंग फैक्टर्स इनके क्या हैं, जैसे ड्रग्स, अल्कोहल, टॉक्सिन। सीजर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, एक दिन में कितनी दफा सीजर्स हो जाते हैं, और मैक्सिमम सीजर फ्री पीरियड कितना है। जैसे किसी को एक दिन में 2 दफा झटके हो रहे हैं, फिर सेकंड डे पे नहीं हो रहा, थर्ड डे पे हो रहा है, एक हफ्ते में 4 फिट्स पड़ रहे हैं या 4 सीजर्स हो रहे हैं, तो मैक्सिमम सीजर फ्री पीरियड उनका कितना है। फिर हम कोशिश करते हैं सीजर्स का टाइप मालूम करने की। सीजर टाइप कैसे मालूम होगा कि अगर एक टाइप ऑफ द बॉडी एक लिम्ब को इन्वॉल्व किया है तो वो पार्शियल है, अगर उसके दौरान कॉन्शियसनेस थी तो वो सिंपल पार्शियल है, अगर कॉन्शियसनेस नहीं थी तो वो कॉम्प्लेक्स पार्शियल हो जाएगा। फिर बात करेंगे कि नहीं जनरलाइज्ड है, पूरी बॉडी में हुए हैं तो वो जनरलाइज्ड है। तो पूरी बॉडी में जब वो, तो क्या ये स्टीयरिंग लुक दे रहे थे, नहीं, तो ये एब्सेंस नहीं है। क्या ये खड़े थे और अचानक से गिर गए, तो ये एब्सेंस सीजर, एटॉनिक सीजर नहीं है, ड्रॉप सीजर नहीं है। वो कहेंगे जर्किंग हुई, अच्छा जर्किंग हुई 4 लिम्स की, तो उस वक्त बॉडी सख्त हुई और फिर जर्किंग हुई है तो वो टॉनिक क्लॉनिक है। अगर रिपीटेटिव जर्किंग होती रही, बॉडी इतनी सख्त नहीं थी, तो वो मायोक्लॉनिक है। फिर हम पूछेंगे इंजरीज रिलेटेड टू द एपिसोड। इंजरीज का मतलब जख्म लगे, जब भी किसी को फिट्स पड़ते हैं तो वो जहां पर खड़ा होता है वहीं नीचे गिर जाता है। जैसे यूजुअली हम इन लोगों को मना करते हैं कि आपको फायर के करीब काम नहीं करना, आपको खुले पानी में, जैसे तालाब वगैरह हैं, समंदर के इलाके हैं, या कहीं पानी ज्यादा है, बोटिंग वगैरह में इनको हम अकेले नहीं भेजते, मना करते हैं। तो या किसी हाइट पे खड़ा होने नहीं देते, क्योंकि जब भी फिट्स पड़ेगा तो इतनी कॉन्शियसनेस नहीं होती कि खुद को संभालें, इनकी जान को खतरा होता है। तो इस चीज को आपको देखना है इंजरीज हुई हैं या नहीं हुई। जहां पे खड़ा था वहां गिरेगा तो कोई हेड इंजरीज, कोई लिम्ब इंजरीज, या बॉडी पे कहीं ब्रूजेस हैं या नहीं है, ये चीजें सारी आपने क्लियरिफाई रखनी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट्स टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, कि इन्होंने इमरजेंसी में कितने विजिट कर लिए हैं। अब ये सारे सवाल विद एक्सप्लेनेशन इसलिए जरूरी हैं क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। सबसे पहला हमारा सवाल जो था कि क्या ये वाकई में सीजर है, वो क्लियर हो जाएगा। दूसरा सवाल था अगर सीजर है तो कौन सा एग्जाम है, ऑर्गेनिक है या साइकोजेनिक है। फिर अगर ऑर्गेनिक है तो ये पार्शियल है या जनरलाइज्ड है। फिर हमने मालूम करने की कोशिश करेंगे कि इसके जो भी सीजर के मजीद टाइप्स, अगर जनरलाइज है तो कौन सा टाइप है, पार्शियल है तो कौन सा टाइप है। तो ये सारी जो हिस्ट्री हम पूछेंगे, जो सवालात पूछेंगे, इसमें हमारे वो 3 बेसिक क्वेश्चन सॉर्ट आउट होंगे। क्वेश्चन आ रहे हैं आपकी तरफ से। यस, इक्टल एंड पोस्ट इक्टल, ओके। ऑरा का मतलब ये होता है कि जब भी किसी को फिट्स पड़ते हैं तो उससे पहले एक एपिसोड होता है सिम्टम का। किसी को कानों में रिंगिंग सुनाई देती है,
किसी को पूरी बॉडी वीकनेस हो जाती है, किसी को कोई हेडेक होता है, किसी को एब्डोमिनल सिम्टम्स होते हैं। सीजर से पहले जो भी सिम्टम्स होते हैं मरीज को, उसको हम कहते हैं ऑरा। इक्टल और पोस्ट इक्टल से ये मुराद है इस सीजर्स के दौरान जो होता है उसको हम कहते हैं उसका इक्टल फेज। सीजर्स के दौरान मरीज की अप्रोलिंगा फाइबाल हुई है या नहीं हुई, टंग बाइटिंग की है या नहीं की, हिस्ट्री ऑफ इनकॉन्टिनेंस यूरिनरी और फीकल, ये इक्टल मैनिफेस्टेशन है एक ऑर्गेनिक सीजर की। अगर ये चीजें नहीं है तो साइकोजेनिक की तरफ हम जाते हैं, वो मैं अभी आपको आगे चल के डिफरेंस बता रहा हूँ। जब पोस्ट इक्टल सिम्टम्स क्या है? पोस्ट इक्टल सिम्टम का मतलब है सीजर खत्म हो गया, सीजर का एपिसोड खत्म हुआ, अब मरीज की कॉन्शियसनेस आ रही है, तो उसमें वो क्या कर रहा है? क्या उसको पुरानी चीजें याद हैं? क्या अभी भी उसको सर में दर्द है? या कुछ मरीजों को डाययूरेसिस होती है, तो डाययूरेसिस के लिए जा रहा है, ज्यादा पेशाब आ रहा है किसी को, तो ये पोस्ट इक्टल उसके सिम्टम्स हैं एक ऑर्गेनिक सीजर्स के। तो इसीलिए हम ये सारी हिस्ट्री लेते हैं ताकि हम टाइप ऑफ सीजर को जान सकें। अब एग्जामिनेशन करना है हमने, हिस्ट्री तो ले ली, सीजर्स का जो भी पेशेंट है उसका सबसे पहले इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन क्या है? उसके वाइटल, पेशेंट की पल्स, उसका ब्लड प्रेशर, उसका टेम्परेचर, उसका रेस्पिरेटरी रेट और पल्स ऑक्सीमेट्री पे उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन। देखिए पल्स हमें हिंट देती है कि मरीज अगर टेकिकार्डिक है तो फीवर तो पीछे नहीं चल रहा सीजर का कारण। मिसाल दे रहा हूँ एक, अगर किसी को इन्फेक्शन की वजह से फिट्स पड़ रहे हैं, लेट सपोज किसी को एनकेफेलाइटिस है, उसकी वजह से फिट्स पड़े तो फीवर होगा तो टेकिकार्डिया होगा, टेम्परेचर का रेज्ड होगा, ठीक है। और अगर मरीज टेकिपनिक है, इसका मतलब है कोई इन्फेक्शन जो है वो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, वो आगे ले जा रहा है उसको सीजर की तरफ, या सीएनएस का इन्फेक्शन ऐसा है जिसने ब्रेन स्टेम को भी इन्वॉल्व किया हुआ है, तभी मरीज आपका टेकिपनिक हो रहा है। खैर वाइटल्स लेना लाजमी है और हर वाइटल की अपनी एक इम्पोर्टेंस है सीजर्स में। देन आप एग्जामिनेशन क्या करते हैं उसकी? जीसीएस का, ग्लासगो कोमा को स्केल पे उसकी असेस करते हैं कि मरीज का जीसीएस या कॉन्शियसनेस लेवल कैसा है। उसके बाद आप एग्जामिनेशन किसका करते हैं? उसके मोटर सिस्टम का। देन यू एग्जामिन द सेंसरी सिस्टम, देन यू एग्जामिन द ऑटोनॉमिक सिस्टम। ये सारा एग्जामिनेशन आपको क्लिनिकल एग्जामिनेशन और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम आपको डॉक्टर मसूद साहब क्लियर करवा रहे होंगे। ये सारे एग्जामिनेशन बहुत जरूरी हैं। उसके बाद आ जाता है स्पेसिफिक एग्जामिनेशन ऑफ द ऑर्गन। अगर आप समझे कोई ऑर्गन इन्वॉल्व है, लेट सपोज स्ट्रोक की वजह से था तो आपने न्यूरोलॉजिकल कर दिया है एग्जामिनेशन। अगर आप कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, हाइपोग्लाइसेमिक है, अगर अपने माइक्स ऑफ रखें प्लीज, आपको जो भी पूछना है आप चैट बॉक्स में लिख दें। अच्छा, अब डायबिटीज की वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो गया है तो पर्टिकुलरली उस मरीज का डायबिटिक रिलेटेड एग्जामिनेशन करेंगे। अगर हाइपोनेट्रीमिया है तो हमें ढूंढना पड़ेगा ये हाइपोनेट्रीमिया कहीं एनकेफेलाइटिस की वजह से ही तो नहीं है, सिहार्ट वाला पेशेंट तो नहीं है, तो उसका पर्टिकुलर एग्जामिनेशन हो। तो ये हो गया एग्जामिनेशन ऑफ अ पेशेंट विद सीजर। इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीजर हम क्या करेंगे? पहले तो बेसलाइन है सारी, कंप्लीट ब्लड काउंट जो हमें इंडिकेट करेगा एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल, अभी हमने बात की, हाइपोनेट्रीमिया इज द पोटेंशिएट काज ऑफ सीजर। सीरम ग्लूकोज लेवल टू रूल आउट हाइपोग्लाइसीमिया, serum calcium level to rule out hypocalcemia which can also cause seizure. यूरिन टॉक्सिकोलॉजी स्क्रीन करेंगे, अमाइनो एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड मेजरमेंट करेंगे टू अगेन नो द कॉज ऑफ द सीजर। इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम या ईईजी डायग्नोस्टिक फॉर द सीजर, वो हमें मजीद बताती है कि जो एपिलेप्सी है या नहीं है। वीडियो टेलीमेट्री एक ऐसा है जिसमें आप साइमल्टेनियस रिकॉर्डिंग करते हैं ईईजी की और पेशेंट की वीडियो भी बन रही होती है। ये इन पेशेंट भी हो सकती है और आउट पेशेंट। यूजुअली इन पेशेंट करते हैं, मरीज को एडमिट कर
देते हैं, 24 आवर्स उनकी रिकॉर्डिंग चल रही होती है और उनकी ईईजी भी चल रही होती है। जब भी मरीज को फिट्स पड़ते हैं तो उस वक्त की ईईजी रिकॉर्ड हो जाती है, क्योंकि यूजुअली अगर सीजर वाले मरीज की आप ईईजी कराएंगे तो इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती। फिर सिग्निफिकेंट कब होती है? जब मरीज को फिट्स चल रहे हों या सीजर्स चल रहे हों, तो इसलिए वीडियो टेलीमेट्री इस्तेमाल होती है। फिर है कुछ इमेजिंग प्रोसीजर्स, जिसमें सीटी इज नॉट द प्रोसीजर ऑफ चॉइस बट इज अप्रोप्रिएट इन इमरजेंसी, स्पेशली ट्रॉमा। अगर किसी को फिट्स पड़े हैं, सीजर्स पड़े हैं और उसको ट्रॉमा की हिस्ट्री है, तो हम सीटी स्कैन करवाते हैं। वरना एमआरआई जो है, इट इज इमेजिंग प्रोसीजर ऑफ चॉइस। एमआरआई हमें रूल आउट कर देगा, भाई सीवीए है, ब्रेन ट्यूमर है, कोई सेरिब्रल एब्सिस है, एनकेफेलाइटिस है, कहीं ट्रॉमा है, कोई सब ड्यूरल या एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमेटोमा है। इससे भी एडवांस्ड है पेट स्कैनिंग। पेट स्कैनिंग इज a specialized procedure done in limited circumstances as a part of evolution of intractable scissors or when a surgical treatment is proposed. इसको सिंपल समझे, पेट स्कैन हम तब करवाते हैं जब ब्रेन ट्यूमर होता है काज ऑफ सीजर, तो हम यूजुअली पेट स्कैन को प्रेफर करते हैं। एक स्कीम है यहाँ पे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ द फर्स्ट सीजर। सबसे पहली इन्वेस्टिगेशन क्या है? एमआरआई करवा। सेकंड कहते हैं सीटी विद और विदाउट कंट्रास्ट इफ एमआरआई इज अनअवेलेबल। अगर सीटी नॉर्मल आ जाता है तो हम कहते हैं भाई अनप्रोवोक नॉक्टर्नल सीजर है, तो फिर भी एमआरआई आपने बाद में भी करवाना है। अगर ये प्रोवोक सीजर है, कोई काज है पीछे, तो एमआरआई करेंगे फर्दर सीजर, वरना नहीं करेंगे। सीटी अब नॉर्मल आ गया तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। रिकरेंट फिट्स हैं या रेजिस्टेंस टू मेडिकल थेरेपी है, तो उनके लिए ये सारी इन्वेस्टिगेशन है, जैसे वीडियो ईईजी, एमआरआई, स्पेक्ट स्कैन या पेट स्कैन। ये जो स्पेशलाइज्ड टेस्ट हैं, ये उन मरीजों के लिए हैं जो रिफ्रैक्टरी टू मेडिकल ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट ऑफ सीजर्स क्या होगी? फर्स्ट सीजर विद लोअर रिस्क ऑफ रिकरेंस कंसिडर नो ट्रीटमेंट। पूरी दुनिया में ये है कि अगर पहला सीजर हुआ है, पहली दफा है, और आपको लगता है कि दोबारा होने के चांसेस कम है, और उनके अटेंडेंट भी कहते हैं कि ठीक है अगर दोबारा होता है हम संभाल लेते हैं, तो उसको ट्रीट नहीं करना। फर्स्ट सीजर को यूजुअली ट्रीट नहीं करना। इफ डिसीजन टू ट्रीट, लेकिन जैसे अटेंडेंट कहते हैं कि भाई अगर सेकेंड सीजर होता है तो हम इसको संभाल नहीं पाएंगे, आपको लगता है कि सेकेंड सीजर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो उसको हम ट्रीट करते हैं। ट्रीट करने के लिए जो मेडिकेशन चूज होगी वो अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सीजर होगी, एज ऑफ द पेशेंट होगी और साइड इफेक्ट प्रोफाइल के हिसाब से होगी। Monotherapy is generally preferable, especially in the first line treatment. हमें कोशिश ये करनी है कि हम सीजर्स को मोनोथेरेपी पे या सिंगल ड्रग थेरेपी पे कंट्रोल करें। यूजुअली जब भी हम मरीज को ड्रग देते हैं, सीजर्स वाले को फर्स्ट लाइन ड्रग देते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सीजर। अगर कंट्रोल नहीं हो रहा तो उसमें सेकंड लाइन ऐड करते हैं, लेकिन जब भी सेकंड लाइन ऐड करते हैं तो फिर उसको स्लोली एंड ग्रेजुअली मैक्सिमम डोज तक ले जाते हैं। फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ तो थर्ड लाइन ड्रग्स ऐड होती है। थर्ड लाइन जब ऐड होती है तो वो स्लोली एंड ग्रेजुअली मैक्सिमम डोज तक जाती है। कंट्रोल अगर हो जाता है और हमें स्टेप डाउन करना है तो अगेन स्लोली एंड ग्रेजुअली एक एक ड्रग को आप निकालते आते हैं। एक साथ सारी ड्रग्स बंद नहीं करते, इनकी ग्रेजुअल टेपरिंग ऑफ ड्रग्स करते हैं। यार ये तो बहुत बातें हैं, आपने सिंपल ये याद रखना है, अगर फर्स्ट सीजर है, रिस्क ऑफ रिकरेंस लो है, अटेंडेंट एग्री है कि हम सेकंड सीजर को मैनेज कर लेंगे, नो ट्रीटमेंट। अटेंडेंट एग्री नहीं है कि भाई सेकंड सीजर का रिस्क बहुत बुरा होगा, आपको लगता है हाई चांसेस है रिकरेंस के, कोई नॉन ट्रीटेबल काज है सीजर्स का पीछे, तो उसको ट्रीट करना है मेडिकली, लेकिन टाइप ऑफ सीजर, साइड इफेक्ट प्रोफाइल
और एज ऑफ पेशेंट को मद्देनजर रखते हुए। अब आ जाते हैं कि आपने मेन याद रखें